Hello friends, welcome back to the channel Yo-Yo Bio, chapter Mineral Nutrition. Last lecture. Students, this lecture is one of the most important lecture amongst all lectures of this chapter. In this lecture, what we are going to talk in detail is the nitrogen cycle. Diagrams we have already drawn so that we save on some time and we focus only onto the conceptual learning. Let's begin. Nitrogen cycle is the cyclical movement of nitrogen from the atmosphere to the soil, from the soil into living organisms, back into the soil, back into the atmosphere. ये जो नाइट्रोजन हवा से होते हुए मिट्टी में जाता है, मिट्टी से होते हुए प्लांट्स, फिर एनिमल्स और एनिमल्स और प्लांट्स के मरने के बाद वापस मिट्टी में और मिट्टी से वापस हवा में, इस सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम बोलेंगे नाइट्रोजन साइकिल. सेकेंड, नाइट्रोजन इज commonly found in living cells other than carbon, hydrogen and oxygen. So after carbon, hydrogen and oxygen, okay, one of the important element which is found in living cell is nitrogen. Next, nitrogen is the chief constituents of amino acids which makes up proteins in our body. Then they are chief constituents of hormones. They are chief constituents of chlorophyll and chief constituents of vitamins. Remember this. This can also come up as MCQ. हमारे अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स नाइट्रोजन के बने होते हैं, हॉर्मोन्स नाइट्रोजन के बने हैं. ओके, बहुत सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स में यू विल फाइंड नाइट्रोजन एंड बहुत सारे विटामिन्स में यू विल फाइंड नाइट्रोजन. नेक्स्ट, दिस नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर इन डायटोमिक फॉर्म, दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, where one nitrogen is bonded to another nitrogen with the help of triple strong covalent bond. Next, moving on, the entire nitrogen cycle involves a total 5 steps. अब बच्चों कैसा है ना, ये जो पांचों स्टेप्स है इसमें से पहले जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो कर लेंगे, फिर इसका जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो सेपरेटली डिस्कस करेंगे. अब ये पांचों स्टेप्स को अच्छे से याद रखना. स्टेप नंबर 1 इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले स्टेप में क्या होता है? इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन is converted into ammonia. यानी ये वाला स्टेप, हवा में जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में आएगा and it is getting converted into ammonia. After ammonia it will come into the soil in the form of different compounds. But जब वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into अमोनिया, उसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन. This nitrogen fixation step can be carried out in 3 different styles. It can be biological nitrogen fixation, it can be industrial nitrogen fixation and it can be electrical nitrogen fixation. वहां देखो, अगर ये हवा के नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग सेल कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. उसी तरह से हवा के नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम अगर किसी इंडस्ट्री में हो रहा है, जैसे इंडस्ट्रियल कंबशन होता है, उसके साथ साथ फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी व्हीकल से जो धुआं निकलता है उसके अंदर जो बर्निंग प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और उसके साथ साथ तरह तरह के पावर प्लांट्स और फैक्ट्रीज में, वहां पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. देन थर्ड व्हाट वी हैव इज इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में 2 important processes. Remember lightning and UV radiation, that is ultraviolet radiation. lightning और UV radiation में, okay, जब ये बिजली कड़कती है, okay, तो उसमें इतना एनर्जी रहता है ना कि वो नाइट्रोजन के ट्रिपल स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देता है और बाकी के एलिमेंट से कंबाइन करके अमोनिया फॉर्म करवा देता है. सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन.
नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है ना, यहां से ही कैच करो बच्चों, ये जो अमोनिया है ये कन्वर्ट होता है NO2 माइनस में, जिसको बोलने का नाइट्राइट, एंड दिस लेटर ऑन गेट्स कन्वर्टेड इनटू NO3 माइनस, जिसको बेटा तू बोलेगा नाइट्रेट. So ammonia gets converted into nitrite and nitrite gets converted into nitrate. This step is called as nitrification. और इस नाइट्रिफिकेशन वाले स्टेप में अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम दो बैक्टीरिया का. फर्स्ट इज नाइट्रोसोमोनास एंड सेकेंड इज नाइट्रोकोकस. आई रिपीट, नाइट्रोसोमोनास एंड और नाइट्रोकोकस. देखो मैं एंड और दोनों बोल रहा हूं, यानी नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस दोनों मिलकर भी ये कर सकते हैं. नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस यानी दोनों में से एक भी ये प्रोसेस को अंजाम दे सकता है. Whereas nitrite is converted into nitrate with the help of another bacteria which is called as Nitrobacter, and all these bacteria are chemoautotrophs. Autotrophs are organisms which can prepare their own food, and if they can prepare their own food in the presence of chemical, we will call them as chemoautotrophs. However, remember that if autotrophs can prepare their own food in the presence of sunlight, we will call them as photoautotrophs. Next, so that was the second step, nitrification. फिर बच्चों थर्ड स्टेप में what actually happens is uptake and utilization. देखो ये कहानी को रट्टा मत मारो, बहुत आसान है. डायग्राम को फॉलो करो. एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया अमोनिया में. तीन अलग अलग रास्ते थे, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल. ओके, अब ये अमोनिया कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में, नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में, और ये सब मिट्टी में आया है. सो मिट्टी में ना नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आ चुके हैं. सो मिट्टी में नाइट्रोजन का प्रमाण काफी ज्यादा है. इसको हम लोग बोलेंगे सॉइल नाइट्रोजन पूल. लेटर ऑन व्हाट हैपेंस इज, फिर मिट्टी से ये नाइट्रोजन इज टेकन अप बाय प्लांट्स. सो इसलिए हम लोग इस स्टेप को बोलते हैं अपटेक. अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, यानी प्लांट के जो रूट्स है ना, अब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करेंगे और ये नाइट्रोजन प्लांट्स के बॉडी में जाके, जाहिर सी बात है जैसे हम अभी बात कर रहे थे, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, विटामिन, ऐसे तरह तरह के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाएंगे. स्पेसिफिकली अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स बनता है प्लांट्स के अंदर. और फिर ये जितना भी प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स है प्लांट के अंदर एंड क्लोरोफिल और बाकी के कंपाउंड्स, ये कैसे ना, इसके वजह से प्लांट का बायोमास बढ़ेगा. और फिर वो प्लांट को जब हम खाएंगे तो एनिमल का बायोमास बढ़ेगा. और डेफिनेटली बच्चों ऐसा एक ना एक टाइम तो आएगा कि प्लांट और एनिमल मर जाएंगे. सो आफ्टर देयर डेथ, देयर डेड रिमेन्स विल अंडरगो डीके, इट विल अंडरगो डीकंपोजिशन. सो यू सी द एरो इज गोइंग टुवर्ड्स डीकेइंग बायोमास. सो दोनों का डेड रिमेन्स सड़ेगा. और एक मरा हुआ बॉडी, डेड बॉडी जब सड़ता है ना, तो उसमें से इतना बास क्यों आता है, क्योंकि उसमें से अमोनिया गैस निकलता है. सो अपना नेक्स्ट स्टेप है अमोनिफिकेशन. स्टेप नंबर 4 will be ammonification. Now this goes very easy with the word itself. Ammonification simply means that the dead remains of plants and animals after undergoing decomposition forms which gas? Ammonia. अब इसके बाद फिर ये अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये चलते ही रहता है. अब ये सारे के सारे कंपाउंड्स okay by the process of denitrification can get converted back into atmospheric nitrogen. इसीलिए बच्चों हमारा लास्ट स्टेप is denitrification. Now what we see in denitrification is कि नाइट्रोजन के जो अलग अलग कंपाउंड्स थे वो वापस से कन्वर्ट हो गए इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. अब यहाँ पर भी एमसीक्यू आता है कि दिस डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय बैक्टीरियाज व्हिच आर कॉल्ड एज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज. एंड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज में टू एग्जांपल्स दैट वी हैव इज
Pseudomonas and Thiobacillus. I repeat, Pseudomonas and Thiobacillus. Okay, so that is the fifth step called as denitrification. Now look on to this cycle. This cycle is absolutely easy. हवा से नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, इसको क्या बोलोगे? फर्स्ट स्टेप, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. फिर वो अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, इसको क्या बोलोगे? सेकेंड स्टेप, दैट इज नाइट्रिफिकेशन. फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है? अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बाय प्लांट्स. फिर प्लांट से एनिमल में जाएगा, प्लांट्स और एनिमल्स का बॉडी मरेगा, मरने के बाद सड़ेगा. ओके, इसीलिए फिर नेक्स्ट स्टेप है अमोनिफिकेशन, जहां पर अमोनिया वापस रिलीज होता है. एंड लास्ट इज डीनाइट्रिफिकेशन, जहां पर तरह तरह के नाइट्रोजनस कंपाउंड वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए. मूविंग ऑन. अब ये पांचों जो स्टेप्स है ना, ये इसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है. और इसमें बेसिकली हुआ क्या ना, कि हवा में जो नाइट्रोजन था, दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. N2, I am writing it as nitrogen, triple bond nitrogen, got converted into ammonia. अब यहाँ पे ये याद रखना, जब भी ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज नाइट्रोजिनेज. एक एमसीक्यू याद रखो, नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन. The enzyme nitrogenase is molybdenum iron protein. हालांकि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन we will talk in detail in a while. Moving on. फिर ये पूरे सेक्शन का है ना केमिस्ट्री पार्ट देख लेते हैं. तो पहला इक्वेशन ये है, जहां पर हुआ क्या, हवा का जो नाइट्रोजन था वो अमोनिया में कन्वर्ट हुआ. ओके, सेकेंड व्हाट हैपेंस इज, फॉलो दिस. अब अमोनिया से हमको नाइट्राइट बनाना है. सो होता ये है बच्चों, अमोनिया किससे क्या बनाना है हमको? नाइट्राइट. अब लॉजिक का इस्तेमाल करें अगर हम लोग, कि देख के ही पता चल रहा है कि इस वाले कंपाउंड में मुझे ऑक्सीजन डालना है, यानी अमोनिया इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डालना पड़ेगा. अच्छा, दूसरा यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा और उसके साथ साथ यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली कुछ प्रोटॉन्स भी होंगे, सो एज टू बैलेंस दिस इक्वेशन, एंड वी विल हैव वाटर मॉलिक्यूल्स एज वेल. लेट अस फॉलो द बैलेंसिंग पार्ट ऑफ इट. सो हाइड्रोजन बिकम्स 6 and 6, या ओके. सो इस तरह से इक्वेशन को याद रखो, दैट अमोनिया अंडरगोज ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, तब जाके हमको मिल जाता है नाइट्राइट. नेक्स्ट, अब ये नाइट्राइट का क्या होगा? नाइट्रेट. सो अगेन नाइट्राइट का अगर मुझे करना है नाइट्रेट, एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है ना, तो इस इक्वेशन में भी ऑक्सीजन ऐड होगा. सो अगेन आई विल से नाइट्राइट इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड. छोटे छोटे पॉइंट्स पूछते हैं एमसीक्यू में. Okay, so this is also getting oxidized. If we balance this out, and along with this, you notice, okay, 6 oxygen we have here, 2 and 4, 6 balanced. Okay, so ultimately nitrite gets converted into nitrate. See, so we don't rectify this equation. Okay, we need to understand this equation कि ultimately इस compound से ये बनाना ना, इसलिए हमने oxygen ऐड किया, इसलिए oxidized लिखा यहाँ पे. और क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है इसलिए, and you have a negativity, so you have a proton and water molecule, right? And same thing you are going to repeat over here. Fine. So that is how ultimately what we get is nitrate. From nitrate. So these are three chemical equations that you have to remember in the first section of this video. बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ले लिए, check. Now for the second section of this video, we are going to talk about biological nitrogen fixation in detail. What we are going to talk? Biological nitrogen fixation in detail.
नाउ एज पर द स्कीमेटिक डायग्राम दैट वी सी ओवर हियर, यानी अब हम लोग को सिर्फ इस वाले स्टेप के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में बात करना है। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी क्या, हवा से नाइट्रोजन पकड़ के अमोनिया करके देने का, ये काम किसका है? ये काम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। शॉर्ट में यू कैन कॉल देम एज नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। नाउ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आर ऑफ टू टाइप्स। वन विल बी साइनोबैक्टीरियम and one will be bacteria. Now, amongst bacteria and cyanobacteria both, we have two varieties, beta. Symbiotic and free living. Same here. So we will have symbiotic bacteria and free living bacteria. Now, what is the meaning of the word symbiotic and free living? Symbiotic means कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी के साथ रह रहा है. It is living in association with some other organism. And free living का meaning is कि it is independent. अब इजी लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू इसको ऐसे समझ के लेते हैं बच्चों कि समझो फॉर एग्जांपल मिट्टी में अगर बैक्टीरिया वैसे का वैसा ही पाया जा रहा है अलोन, और अपने आप खुद ही सारा प्रोसेस कर रहा है, खुद का गुजारा कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फ्री लिविंग। पर वही बैक्टीरिया समझो अगर रूट्स के अंदर रह रहा है और रूट्स को फायदा करके दे रहा है, बदले में रूट्स उसका फायदा करके दे रहे हैं, दोनों का आपसी फायदा हो रहा है, यानी ये रूट्स के साथ एसोसिएटेड है। सो इफ इट इज इन रिलेशन विद सम अदर लिविंग सेल, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक। नाउ एज पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, साइनोबैक्टीरिया में फ्री लिविंग के दो एग्जांपल याद रखना हमको। वन इज नॉस्टॉक and the other is Anabaena. Bacteria में free living में we have two more types as the one which needs oxygen, that is aerobic, and the one which can survive in absence of air, that is anaerobic. Under aerobic section, the example that we have is Azotobacter. देख कैसे तोड़ तोड़ के मैं बोल रहा हूँ, तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल इज बीजन निकिया। सो दीज आर टू एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया। एक एक वर्ड एमसीक्यू बेटा याद रखना, ओके। एनेरोबिक में द एग्जाम्पल इज रोडोस्पिरिलम। Anaerobic में the example is Rhodospirillum, whereas aerobic में we had two example. अच्छा, there is another thing which is mentioned in NCERT textbook, that is Bacillus, and Bacillus is also free living. So ये कुछ जीव जंतुओं के नाम याद रखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम अच्छे से याद रखो। मूविंग ऑन, अब इनमें से सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है उसमें दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा डिटेल में लिखा है। वन इज राइजोबियम, एक रहेगा तो राइजोबियम बोल देगा, बहुत सारा रहेगा तो राइजोबिया बोलते हैं, एंड द अदर इज फ्रैंकिया। स्टूडेंट्स, इसमें एमसीक्यू नंबर 1 ये है कि राइजोबियम इज ऑलवेज फाउंड इन द रूट्स ऑफ leguminous plants, and Frankia is always found in association with non-leguminous plants. Leguminous plants यानी सारे के सारे pulses, sprouts, मूंग, मटकी, चना, वो सब। तो यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है, यानी ये हमको मिलेगा कौन से प्लांट्स के रूट्स में। नंबर 1 अल्फाल्फा, नंबर 2 स्वीट क्लोवर, Number 3 lentils, number 4 garden peas, then sweet peas,
ब्रॉड बीन्स एंड क्लोवर बीन्स। देखो दो तो बीन्स है, दो पीस है, ओके, अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर और लेंटिल्स, ये याद रखो। वेरएज फ्रैंकिया तुमको नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलेगा और इसका एक ही एग्जांपल मेंशन्ड है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, दैट इज अल्नस, प्लांट का नाम है। सो इन प्लांट्स के रूट्स में, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट है, इनके रूट्स में तुमको राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया मिलेगा और अल्नस के रूट में तुमको फ्रैंकिया नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा। अच्छा आगे सुनते जाओ एकदम ध्यान से। बहुत ही कमाल की बात ये है कि ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम और फ्रैंकिया, ओके, ये रूट्स के अंदर घुसने के बाद, समझो ये रूट्स के अंदर अभी एंट्री मारे, सो रूट्स में घुसने के बाद ये रूट्स के ऊपर ना स्वेलिंग बना देते हैं। इस स्वेलिंग को हम लोग हाई-फाई लैंग्वेज में बोलेंगे नोड्यूल, यानी रूट्स के अंदर गांठ बना देते हैं, ओके। और ये नोड्यूल फॉर्मेशन किस तरह से होता है उस बारे में लेट अस रिफर टू दिस डायग्राम, द सेकंड डायग्राम ऑफ अवर लेक्चर। अब बच्चों इसमें बात ऐसी है कि इसमें ये जितने भी येलो कलर के सेल्स हमको दिख रहे हैं ये रूट के सेल्स हैं, ओके। सो रूट में ना अलग अलग लेयर होता है, स्टार्टिंग विद द आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड एज एपिडर्मिस। सो दीज सेल्स, ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं एंड यू सी एपिडर्मल सेल्स से ही रूट हेयर निकल के आया है, ये येलो वाला। जितना भी आजू बाजू ऑरेंज कलर के पार्टिकल बनाए ना वो सब सॉइल पार्टिकल है और ये व्हाइट कलर के जो डॉट्स है ना ये सारे बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया राइजोबियम होगा अगर ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं और फ्रैंकिया हो सकता है अगर हम अल्नस प्लांट की बात कर रहे हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है ना बच्चों, ये देखो सारे के सारे बैक्टीरिया ये रूट हेयर के बाजू में जमा हो जाता है और बड़ा ही तेजी से डिवाइड होने लगता है, okay, and they start infecting the root hair. That means they start attacking the root hair so as to enter inside the root hair. Once the susceptible root hair, susceptible means at risk, okay, यानी जो प्लांट के लिए वो बना है वो प्लांट का रूट हेयर उसको मिल गया तो उसके अंदर वो इन्फेक्शन पैदा करेगा। अब वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया डिवाइड होकर बनने लगते हैं और जैसे ही रूट हेयर में इन्फेक्शन होता है द रूट हेयर टेक्स अ टर्न। ये देखो ये कैसा सीधा है पर इसने टर्न मार लिया, इट विल कर्ल, ओके, एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर हुक। यानी सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हुक फॉर्मेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद ये नोटिस किया गया है कि ये बैक्टीरिया और तेजी से डिवाइड होते हैं और रूट हेयर के अंदर एंट्री मार लेते हैं और एक के पीछे एक बैक्टीरियाज का सीरीज रूट हेयर के अंदर एंट्री मारना स्टार्ट करता है। ये सारे के सारे डॉट्स एक के बाद एक कनेक्ट करो तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बैक्टीरिया का धागा है, इसीलिए यहाँ इसको कहा गया है इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया। थ्रेड क्यों बोला, क्योंकि ये पूरा का पूरा है ना बैक्टीरिया का सीरीज है। अब इसमें से बैक्टीरिया रिलीज होते हैं और रूट के अंदर वाले लेयर में जाते हैं। अब यहाँ याद रखना जो बाहर वाला लेयर था आउटर मोस्ट लेयर दैट वाज एपिडर्मिस, यहाँ लिख देते हैं बेटा, ओके। फिर उसके बाद अंदर वाले लेयर में गया ना, इसका नेमिंग हम लोग यहाँ लिखते हैं, दिस लेयर इज पेरिसाइकल एंड कॉर्टेक्स। और पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स के अंदर जाने के बाद ये रॉड शेप बैक्टीरियोइड्स में कन्वर्ट होते हैं और ये रॉड शेप बैक्टीरियोइड्स और ज्यादा तेजी से डिवाइड होते हैं और पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स वाले लेयर के अंदर, ओके, सेल का डिफरेंशिएशन करवाते हैं। और सेल का जब तेजी से डिफरेंशिएशन और डिवीजन होता है, समझो इस सेल के अंदर है, अब ये सेल 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर 4 बनेगा, 8 बनेगा, 16 बनेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो तेरे को बाउंड्री दिख रहा है ना, ओके, बाउंड्री का जो रेगुलर अपीयरेंस था धीरे धीरे व्हाट यू सी इज एन आउटग्रोथ कम्स आउट एंड दैट स्वेलिंग इज कॉल्ड एज नोड्यूल। इस तरह से फिर अल्टीमेटली क्या होता है ना कि पूरी की पूरी एक गांठ बन जाती है और उसके अंदर जितने भी सेल्स है वो सेल्स के अंदर काफी ज्यादा तादाद में ये राइजोबियम और फ्रैंकिया नाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उन सेल्स के अंदर ये लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। सो अल्टीमेटली जो नोड्यूल बनता है, जो गांठ बनता है, वो इस तरह दिखता है और ये नोड्यूल की स्पेशलिटी ये होती है कि दिस नोड्यूल, दिस स्वेलिंग हैज गॉट वैस्कुलर कनेक्शन विद द पेरेंट प्लांट, यानी सारे के सारे जाइलम और फ्लोएम इस नोड्यूल्स के साथ कनेक्टेड है। जितने भी नए सेल्स बनते हैं उनको भी सब का सब न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलता है
एंड दैट इज हाउ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स का फायदा करवा के देते हैं और बदले में प्लांट्स भी इनका फायदा करवाते हैं। इस तरह के रिश्ते को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। सो ये एक याद रखना है रिगार्डिंग नोड्यूल फॉर्मेशन। अच्छा बच्चों, अब इसमें दूसरी बात ये है कि राइजोबियम और फ्रैंकिया ये दो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यहां हमने सिम्बायोटिक लिखा, पर कमाल की बात ये है कि ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग स्टेट में भी पाए जाते हैं। पर एमसीक्यू के हिसाब से ये याद रखो कि ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर फ्री लिविंग स्टेट में है ना, सो दे विल नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यानी जब ये छुट्टा छुट्टा इंडिपेंडेंटली सॉइल में पाया जाता है ना, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट नहीं करेगा, और जब ये सिम्बायोटिक फॉर्म में आता है ना, तभी ही ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब हम लोग सोच रहे रहेंगे कि सर ऐसा क्यों, बैक्टीरिया तो एक ही है, तो फ्री लिविंग में है तब वो काम नहीं कर रहा है, और जब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है तब वो काम कर रहा है। यस, ये क्यों होता है? ये होता है इनके एंजाइम की वजह से। ये सेक्शन यहां लिखता हूं बेटा। इनके पास जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेस। अब नाइट्रोजिनेस एंजाइम कैसा है ना, इट इज हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। इसी लैंग्वेज में ये समझ के चलो कि नाइट्रोजिनेस एंजाइम, इस एंजाइम का काम क्या है? अभी अभी हम लोग ने देखा था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। यानी ये एंजाइम क्या करके दे रहा है हमको? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे रहा है, राइट? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे रहा है। N2 का NH3 किया, कौन? नाइट्रोजिनेस। पर ये एंजाइम कब काम करेगा? जब ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि दिस एंजाइम इज हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। दैट मींस फॉर दिस एंजाइम टू वर्क इट नीड्स एनारोबिक कंडीशन। उसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए, नहीं तो फिर ये एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब बात ऐसी है कि ये एंजाइम को एनारोबिक कंडीशन चाहिए, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइजोबियम और फ्रैंकिया जिसके अंदर ये एंजाइम है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एरोबिक है, इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक और कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलेंगे लेग हीमोग्लोबिन। बेटा खतरनाक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेग हीमोग्लोबिन। जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी सो एज टू कैरी ऑक्सीजन बिकॉज इट हैज गॉट ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, उसी तरह का एक प्रोटीन है लेग हीमोग्लोबिन। ये इसका नाम लेग हीमोग्लोबिन क्यों रखा है? बिकॉज इट इज फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर का प्रोटीन है, इसलिए इसको लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है ना, कि इस तरह के रिएक्शन के आजू बाजू में अगर कोई भी ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा ना, तो उस ऑक्सीजन को ये खा जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, इसीलिए इसको ऑक्सीजन स्कैवेंजर का नाम दिया है। देखो स्कैवेंजर क्या होता है? जो नष्ट कर देता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। लेट्स से हमारे पर्यावरण में एक मरा हुआ चूहा पड़ा है, ओके, तो क्रो आके उसको पूरा खा डालता है, पूरी तरह से फिनिश कर देता है। वल्चर्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, तो हम उनको बोलते हैं दे आर स्कैवेंजर्स। उसी तरह से ये लेग हीमोग्लोबिन क्या करेगा? पूरा ऑक्सीजन खा डालेगा, ताकि एनारोबिक कंडीशन मेंटेन रहे, और वो एनारोबिक कंडीशन नाइट्रोजनस एंजाइम को काम करने देता है। इसीलिए जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग स्टेट में आते हैं, ओके, फ्री लिविंग स्टेट में कैसे ना बहुत सारा ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है, और ये बहुत सारा ऑक्सीजन क्या अल्टीमेटली करता है ना, नाइट्रोजनस एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देता है, और वो बहुत सारा ऑक्सीजन इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने नहीं देता है। यहाँ एमसीक्यू ये बनता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर कौन है? लेग हीमोग्लोबिन। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू ये है कि इस फोटो में ये जो पूरा का पूरा हम लोग देख रहे हैं ना, ये कौन से प्लांट की बात की जा रही है? सो दिस इज द फोटो, द रूट ऑफ सोयाबीन। ये याद रखो। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इस तरह के लेग्यूमिनस प्लांट में जो नोड्यूल बनता है, वो नोड्यूल को अगर हम लोग कट करेंगे ना, तो कट करने के बाद उसका कलर पिंक और रेड कलर का दिखता है। और ये कलर पिंक और रेड क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन स्कैवेंजर विच इज कॉल्ड एज लेग
हीमोग्लोबिन। सो ये हमको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, मूविंग ऑन। अब यहाँ पर एक सेक्शन अच्छे से समझ लो कि ये पूरा का पूरा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है उसका केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज नाइट्रोजन (16 ATP) ultimately gives 2 molecules of ammonia plus 16 molecules of ADP plus 16 molecules of inorganic phosphate and hydrogen as well. So here what we find is beta, number one, full form ATP is adenosine triphosphate, ADP is adenosine diphosphate, IP is inorganic phosphate. ओके अब इस पूरे इक्वेशन में देखो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसका क्या हो गया, अमोनिया हो गया। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, दिस इज द केमिकल पार्ट ऑफ इट। एंड इस रिएक्शन के पीछे इफ यू नोटिस वेरी केयरफुली, दो अमोनिया बनाने के लिए 16 एटीपी खर्चा होगा। तो एक अमोनिया के पीछे 8 एटीपी खर्चा हो रहा है। ओके, एमसीक्यू में पूछेंगे, याद रखो। मूविंग ऑन, लास्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो कि कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब इनमें होता क्या है, ये सब क्यों हो पाया, बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम E for enzyme, and this enzyme is nothing but it is the enzyme nitrogenase. Okay, अब बच्चों ये जो है ना, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया, इसको कुछ इस तरह से समझ के लो कि समझो ये जो बॉक्स है ना, दिस इज द एंजाइम नाइट्रोजेनेस। अब होता ये है कि इसमें नाइट्रोजन आके बाइंड करता है। तो यहाँ नाइट्रोजन लिखा है हम लोग ने, यहाँ नाइट्रोजन लिखा है, you see N and N. Now notice very carefully, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन आके ऐड हुआ, and when hydrogen is getting added, the reaction is called as reduction. यानी ये पूरा होने के लिए रिडक्शन हुआ पहली बार। So हाइड्रोजन ऐड हुआ, so you see हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन दोबारा ऐड हुआ, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया। फिर हाइड्रोजन तीसरी बार ऐड हुआ, so 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। फिर देख क्या हो रहा है, फिर एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन को लेके निकल गया, अब ये बना NH3 that is ammonia, और वैसे ही ये 3 को लेके निकल गया, तो ये बन गया NH3 that is ammonia, और इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। ओके राइट, और इसके साथ साथ दिस एंजाइम नाइट्रोजेनेस इज रिलीज्ड आउट, ताकि ये एंजाइम नाइट्रोजेनेस किसी और नाइट्रोजन के साथ बाइंड करके उस नाइट्रोजन को वापस से अमोनिया में कन्वर्ट कर सके, बिकॉज एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। okay, they will speed up the reaction, but they then themselves do not get extinguished in the reaction, they are again available in the reaction. So I request बच्चों ये सेक्शन का फोटो ले लो, लिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इस लेक्चर के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फेट ऑफ अमोनिया। अब तक हम लोग ने डिटेल में क्या देखा कि कैसे नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फेट ऑफ अमोनिया, कि फेट यानी फ्यूचर, यानी इस अमोनिया के साथ अभी क्या होने वाला है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें ना 2 ही केमिकल रिएक्शन है, थोड़ा डेंजर है, केमिस्ट्री पार्ट से इन्वॉल्व है, ध्यान दे, आ जाएगा आराम से। So the topic is fate of ammonia बच्चों। अच्छा, अब fate of ammonia में we have to understand कि हुआ क्या, नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ अमोनिया। अब ये अमोनिया में H+ आयोन्स ऐड होते हैं और ये बन जाता है NH4+, that means ammonia gets converted into ammonium ions। अब गड़बड़ वाली बात यह है कि अमोनियम जो है ना, इट इज हाईली टॉक्सिक, इसीलिए प्लांट्स जब
अमोनिया का अमोनियम हो जाता है NH4+ एंड इट इज टेकन अप बाय प्लांट्स, सो इट इज हाईली टॉक्सिक। सो प्लांट्स को परवड़ता नहीं है, प्लांट्स कैन नॉट अक्यूमुलेट अमोनियम इन देयर बॉडी, इसलिए ये अमोनियम के साथ दो रिएक्शन होगा। नंबर 1 रिडक्टिव एमिनेशन, reductive amination में what happens is there is this acid called as alpha ketogluteric acid। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड इस अमोनियम से रिएक्ट करेगा जो कि हाईली टॉक्सिक है, और उसके साथ साथ रिडक्शन करने के लिए कोई ना कोई हाइड्रोजन देना चाहिए। सो द हाइड्रोजन डोनर इज NADPH2। NADPH2 फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आता है, इसका फुल फॉर्म इज निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखो। अच्छा, अब रिडक्टिव एमिनेशन में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड अमोनियम के साथ रिएक्ट करता है जो कि काफी टॉक्सिक है, क्योंकि प्लांट्स को परवड़ेगा नहीं अमोनियम रखना। ओके, वो NADPH2 के साथ रिएक्ट करते हैं और ये सब रिएक्ट करके बनाते हैं ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और उसके साथ साथ NADPH2 क्या है ना, वो अपना हाइड्रोजन दे चुका, तो बन जाएगा NADP। और इसके लिए जो एंजाइम की जरूरत है, उस एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखो। अच्छा, अब इसके बाद ये तो पहला इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन विल टेक इट ओवर हियर बेटा। ओके, सेकेंड इक्वेशन में व्हाट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन का रिएक्शन कहता है कि ग्लूटामिक एसिड जो अमीनो एसिड है उसमें से अमीनो ग्रुप बाहर निकलता है और कीटो एसिड के कीटो ग्रुप के साथ ट्रांसफर कर लेता है। कैसे? लेट अस सी स्टेप बाय स्टेप। अब जब भी हम लोग अमीनो एसिड बोल रहे हैं, एज पर केमिस्ट्री अमीनो एसिड्स आर नथिंग बट दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दैट इज CH4। अब इसी CH4 में अगर इस तरफ आई प्लेस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इस तरफ आई प्लेस अमीनो ग्रुप, इस तरफ हाइड्रोजन का हाइड्रोजन रहने दे अगर, और यहां पर अल्काइल ग्रुप रखे हम लोग, तब जाकर इसको हम लोग बोलेंगे अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स आर नथिंग बट दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन में ही है ना, एक ग्रुप निकाल के हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप डाल रहे हैं, और मीथेन में ही एक हाइड्रोजन निकाल के हम लोग अमीनो ग्रुप डाल रहे हैं, बाकी एक अल्काइल ग्रुप वैसे ही रहने दो। ओके, अब ये फॉर्मूला आई विल कॉपी ओवर हियर, ट्रांसएमिनेशन। सो आई हैव अल्काइल ग्रुप, नाउ बेटा यहां जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन निकल गया। ओके, और दैट हाइड्रोजन अल्टीमेटली गोज एंड बाइंड्स ओवर हियर। सो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस बिकम्स अ डबल चार्ज्ड आयन व्हिच इज कॉल्ड एज अ स्वीटर आयन। दो दैट बिकम्स मोर ऑफ केमिस्ट्री का इंफॉर्मेशन, नॉट मच इंपॉर्टेंट, हियर जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। अच्छा, दूसरा, सो ये अमीनो एसिड हो गया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में व्हाट वी हैव सीन इज इट इज RC double bond O COOH. Okay, since this is different alkyl group, I'll put R2 over here. This was R1. अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ कॉपी करता हूँ। So I have RC. Now let's go as per textbook. You will find double bond O written down and COO minus. Okay, the H plus ion being lost.
Now यहाँ पर what you have to notice is when these two will react with each other, okay, and this takes place in the presence of an enzyme called as a transaminase. I repeat, what is the enzyme ka name? Transaminase. So as we have just spoken, what happens is the amino group from the amino acid okay gets transferred to the keto group of the keto acid. So अब क्या करना है ना, ये NH3 और H यहां से निकल के और इसका डबल बॉन्ड O यहां से निकलेगा, डबल बॉन्ड O इस कार्बन के साथ जाएगा, H और NH3 इस कार्बन के साथ जाएगा. So यहाँ पर देखो what I will get is R1 as it is, कार्बन as it is, COO माइनस. अब H और NH3 में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, उसके बदले डबल बॉन्ड O आया. एंड प्लस सेकेंड व्हाट आई गेट इज यहाँ R2 ऐसे का ऐसे ही लिखा, इसका कार्बन, और COO माइनस ऐसे का ऐसे, बट इसका भी कीटो एसिड ग्रुप गया, उसके बदले अमीनो ग्रुप आएगा, ये दोनों. बेटा यू कैन नोटिस द फैक्ट दैट ओके ऑक्सीजन हैज वैलेंसी 2. ओके सो यहाँ कार्बन का जो सिंगल सिंगल वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा था वो ऑक्सीजन ने सेटिस्फाई कर दिया. ओके सो आई रिपीट द पॉइंट, द अमीनो ग्रुप of the amino acid gets transferred with the keto group of the keto acid. So this is an important reaction. This takes place in the presence of the enzyme called as a transaminase. Remember that. Acha, moving on. Next important MCQ you have to remember. Aspartic acid से asparagine, एस्पेरेगिन नाम का अमाइड बनता है. सिमिलरली बेटा ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामेट नाम का अमाइड बनता है. ओके सो दीज आर अमाइड्स. नाउ हाउ कम दीज आर मेड? दीज आर मेड बाय एडिंग अमीनो ग्रुप टू ईच ऑफ देम. सो ये एमसीक्यू में पूछेंगे. नेक्स्ट एमसीक्यू रिमेंबर, in these reactions what happens is the OH from the acid reacts with NH minus radical. Okay, and last very important point is कि ultimately जब amide बनता है प्लांट के अंदर, so amide has more nitrogen, उसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अमाइड्स. ओके एंड मेनी ऑफ दीज नोड्यूल्स दे लूज नाइट्रोजन थ्रू द ट्रांसपिरेशनल एक्ट in the form of compounds called as ureides, and these ureides have very high nitrogen is to carbon का ratio. ये MCQ है, इसको डायरेक्ट याद रखो कि the nodules of these plants they lose these nitrogenous compounds through the act of transpiration. Okay, and they lose it in the form of compounds called as ureides, and these ureides have very high nitrogen is to carbon का ratio. So well बच्चों, that's all for this lecture. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है. ओके और यहाँ दिखाया गया एक एक सेक्शन अच्छे से बाय हार्ट करके रखो. ओके मन लगा के पढ़ो. मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का हो गया स्वाहा. रीड बायो, लीड बायो, यो बायो. थैंक यू.